बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपको याद हो तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ा था और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी गैसेस के बारे में थी और डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर भी गैसेस के बारे में ही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर इन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और सबसे आखिर में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट अब आपके सामने है और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको क्या एक्सप्लेन करती है इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे जी। तो ये लिखा है जी, if we have two or more than two ideal gases present at same temperature and volume, तो अगर एक ही कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैसेस मौजूद हों, वो जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस होनी चाहिए। तो होगा क्या जी, द टोटल प्रेशर ऑन अ गैसियस मिक्सचर, उस गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो एक गैस के मिक्सचर की बात हो रही है क्योंकि इससे पहले हमने गैस के मिक्सचर की बात नहीं की, हम डायरेक्ट गैस की बात करते थे और उसी गैस का हमने टोटल प्रेशर और हमने उस गैस का प्रेशर निकालना सीखा था जी। और इक्वेशन ऑफ स्टेट के जरिए भी हमने उसको निकालना सीखा और जनरल गैस इक्वेशन के जरिए भी हमने उस पर बात की। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है यानी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, तो जो डाल्टन है वो गैस के मिक्सचर की बात कर रहा है, वो अकेले गैस की बात नहीं कर रहा। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहती है जी कि अगर एक सैंपल है, एक गैस का सैंपल है जिसके अंदर एक से ज्यादा गैसेस मौजूद हैं, शर्त यह है जी कि एक ही कंटेनर के अंदर वो मौजूद हो और टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो इस सूरत के अंदर दोनों ही गैसेस प्रेशर अप्लाई करेंगी, यानी दोनों ही गैसेस प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। और अगर आपको उस टोटल प्रेशर निकालना है यानी उस गैस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना है तो आपने उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम करना पड़ेगा। जब उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे तो आपको गैस का मिक्सचर पता लग जाएगा, गैस का जो मिक्सचर है उसके टोटल प्रेशर के बारे में आपको इल्म हो जाएगा जी। अब यहाँ जो वर्ड आ रहा है पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर है क्या जी? तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन अभी आप आगे भी पढ़ लेंगे। पार्शियल प्रेशर का असल में मकसद ये है जी कि अगर कंटेनर आपका मिसाल के तौर पे 500 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस ए भी मौजूद है और गैस बी भी मौजूद है, ये दोनों ही इस वक्त 500 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो ये जो दोनों प्रेशर अप्लाई करेंगी तो वो तो टोटल प्रेशर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी कंटेनर के अंदर यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर के अंदर अगर गैस ए अकेले मौजूद हो तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे गैस ए का। और इसी तरह आप क्या करें, गैस बी को उस कंटेनर के अंदर रख दें, अकेले रखिएगा, तो गैस बी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस कंटेनर के अंदर वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा गैस बी का। तो टोटल प्रेशर मिसाल के तौर पे अगर 500 टॉर है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर गैस ए का पार्शियल प्रेशर भी शामिल है और गैस बी का पार्शियल प्रेशर भी शामिल है जी। इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर आप सम करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर के बारे में पता लग जाएगा जी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इस गैस इस लॉ की। तो ये टोटल प्रेशर है पीटी और पी ए है पार्शियल प्रेशर गैस ए का, पी बी है पार्शियल प्रेशर गैस बी का और इस तरह पी सी है पार्शियल प्रेशर गैस सी का। तो अगर किसी भी गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपने मालूम करना है तो इसका तरीका यह है जी कि उन गैसेस को जो कि उस मिक्सचर के अंदर मौजूद है उनको अलहदा अलहदा उसी कंटेनर में उसी टेम्परेचर पे रखें और दोनों या तीनों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लें जबकि वो गैसेस उस कंटेनर के अंदर अलोन हो। और अगर आप उनको सम करेंगे तो उनका सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा। दिस इज द लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। तो मिसाल के तौर पे अगर डायग्रामेटिक फॉर्म की बात करें जी तो ये आपको पहला कंटेनर नजर आ रहा है और इस कंटेनर का जो आपको प्रेशर नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल 2 एटमॉस्फेयर।
और ये दूसरा कंटेनर है और इसके अंदर आपको गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं जी। और जो प्रेशर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है 4 एटमॉस्फेयर। तो ये गैस ए है, ये इस गैस ए का पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि अगर आप इन तीनों कंटेनर को देखें तो इन तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या है जी, सेम है। और जो दूसरा काम आपने करना है वो क्या है जी, कि टेम्परेचर को भी क्या रखना है जी, सेम रखना है। तो हमने तसव्वुर किया जी कंटेनर तो आपको वाजे तौर पर सेम नजर आ रहे हैं क्योंकि तीनों का साइज आपको सेम नजर आ रहा है। आपने तसव्वुर कर लिया जी कि इन तीनों का टेम्परेचर भी सेम है जी। तो ये गैस ए इस कंटेनर के अंदर अकेले मौजूद है, ये इस गैस ए का पार्शियल प्रेशर है जो इस वक्त आपको 2 एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप इसको गैस बी मान लें और गैस बी इस वक्त इस कंटेनर के अंदर अकेले मौजूद है और उसका जो आपको पार्शियल प्रेशर नजर आ रहा है वो आपको 4 एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है। अब आपने क्या किया, इन दोनों गैसेस को मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये गैस का मिक्सचर बन गया। और इस गैस का जो आपको टोटल प्रेशर नजर आ रहा है वो आपको क्या नजर आ रहा है जी, 6 एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जी कि अगर आप 2 और 4 एटमॉस्फेयर को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 6 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो यही आपकी डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है कि टोटल प्रेशर अगर गैसियस मिक्सचर की बात करें तो इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। तो ये आपने एक डायग्राम की फॉर्म में इस लॉ को समझा। तो ये अब आप यहाँ पे इसको अगर फोकस करें तो मैंने आपको समझाया जी कि जो 6 एटमॉस्फेयर आया है वो कैसे आया है। अब हम इस लॉ को ड्राइव करने जाएंगे और इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम ड्राइव करेंगे गैस के मिक्सचर के लिए। तो हम ये जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है जी, इसको हम लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ये कहती है कि पीवी किसके बराबर होता है, एन आर टी के बराबर होता है। तो हमने लिखा फॉर गैस ए, अगर हम गैस ए की बात करें जी, देखिए वॉल्यूम आपने सेम रखना है, टेम्परेचर आपने सेम रखना है, आर तो है ही कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे जी जो पार्शियल प्रेशर गैस जो गैस ए है उसके लिए ये क्या बन जाएगा, एन ए आर टी। इसी तरह आप ले लें भाई गैस बी की अगर हम बात करें जी, तो गैस बी के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बन जाएगी, पी बी किसके बराबर है, वी एन बी आर टी। और इसी तरह अगर आप गैस सी के लिए बात करें जी, तो गैस सी के लिए भी आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं और वो क्या बन जाएगी, पी सी वी इज इक्वल्स टू एन सी आर टी। अब आप जरा प्रेशर को अलोन करें जी, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा एन ए आर टी अपॉन वी। इसी तरह पी बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एन बी आर टी अपॉन वी। और इसी तरह अगर आप पीसी की बात करेंगे जी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर टी अपॉन वी। तो तीनों गैसेस को के प्रेशर को आपने लिखा। अब आप लिखेंगे जी यूजिंग कौन सी लॉ इस्तेमाल करें, डेल्टन्स लॉ इस्तेमाल करें। हमने लिखा जी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं और डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहती है जी कि टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। तो इन पार्शियल प्रेशर को आप क्या कर लें जी, सम कर लें। अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं। तो मैंने लिखा पी टी किसके बराबर है, एन ए आर टी अपॉन वी। इसी तरह पी बी किसके बराबर है, एन बी आर टी अपॉन वी। और इसी तरह पी सी किसके बराबर है, एन सी आर टी अपॉन वी। अब जो चीज कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकालें जी। तो पी टी यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, देखिए एन ए एन बी और एन सी, तो ये बचा और जो कॉमन निकल रहा है इन तीनों के अंदर वो निकल रहा है आर टी अपॉन वी। तो आपने लिख दिया आर टी अपॉन वी। और आप ये जानते हैं जी कि एन ए एन बी और एन सी किसके बराबर हो जाएगा, एन टी के बराबर हो जाएगा। तो पी टी किसके बराबर हो गया, एन टी आर टी अपॉन वी के बराबर हो गया। तो ये जो आपके पास रिलेशन आई है ये बेसिकली है जी इक्वेशन ऑफ स्टेट ही है जी। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए है जी, फॉर गैसियस मिक्सचर। तो अगर गैस का मिक्सचर हो
तो उसके लिए जो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे, यानी जो टोटल प्रेशर है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो नंबर ऑफ मोल्स की वजह से होगा। तो गैस के जब मोल्स बढ़ जाएंगे तो मोल्स के बढ़ने की वजह से हर गैस, क्योंकि हर गैस का पार्टिकल प्रेशर कोलाइड प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी इनहेंस हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपने सेम रखा हुआ है। अब आपने अगर किसी एक गैस का प्रेशर निकालना हो जी, तो आप किस तरह से निकालेंगे, मैं एक का निकाल के दिखाता हूँ, बाकी का भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फॉर गैस ए की बात करूं तो आप इसको, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसको आप क्या माने जी, 1 माने, और इसको अगर आप इस फॉर्म में ड्राइव करेंगे तो ये हो जाएगा पी टी वी इज इक्वल्स टू एन टी आर टी, और इसको आप क्या मान ले जी, 2 मान लें। और मैंने क्या लिखा जी, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं आपस में डिवाइड करने जा रहा हूं। तो 1 मेरे पास क्या है जी, पी ए वी किसके बराबर है, एन ए आर टी के बराबर है, और मैं इसको 2 से डिवाइड करवा रहा हूं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे क्या लिखा हुआ है जी, पी टी लिखा हुआ है वी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन टी आर टी। तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको मैं कैंसिल करूंगा जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि v से v कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह r से r और t से t कैंसिल होगा। तो ये v को v से कैंसिल किया और rt को rt से कैंसिल कर दिया, और जो मेरे पास रिलेशन बनी वो क्या बनी जी, पी ए डिवाइडेड बाय पी टी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एन ए डिवाइडेड बाय एन टी। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पे ड्राइव किया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होंगे जी। ये तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है जो कि गैसियस मिक्सचर के लिए है जी। और ये जो रिलेशन है जी, ये जो फॉर्मूला है, ये गैस और नंबर ऑफ मोल्स, यानी गैस के पार्शियल प्रेशर या गैस के प्रेशर और उसके मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताती है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है जी कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ऊपर है उस गैस के मोल्स भी ऊपर है, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर नीचे है जी तो उसके मोल्स भी नीचे, यानी इन पार्शियल प्रेशर और मोल्स के दरमियान भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ड्राइव किया, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को एक बार फिर स्टडी करते हैं जी। तो लिखा जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट को अगर हम इस्तेमाल करें तो पीवी बराबर होता है एनआरटी के, और यहां से v को मैंने हटाया तो ये बराबर हो गया, p बराबर हो गया एनआरटी अपॉन v के। अब मैंने गैस ए के लिए लिखा जी, तो मैंने लिखा पी ए बराबर है एन ए आर टी अपॉन वी। इसी तरह आपने क्या किया जी, जब पी बी लिखा तो वहां पर भी आपने किस में तब्दीली कर दी, बी में तब्दीली, मोल्स में तब्दीली करी। इस तरह सी के अंदर भी आपने किस में तब्दीली करी, मोल्स के अंदर तब्दीली करी। उसके बाद फिर आपने ये कहा जी कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, इन तमाम प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो आपने इनको सम किया, और सम करते वक्त आपने क्या किया, सब की वैल्यूज को यहाँ पे आपने पुट कर दिया। जो चीज कॉमन निकल रही थी उसको कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये जो मोल्स आ गए सम की फॉर्म में, इसको आपने एनटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपके पास बन गई पी टी वी इज इक्वल्स टू एन टी आर वी। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट बन गई फॉर द गैसियस मिक्सचर। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाएंगे जी कि डेल्ट की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को किस तरह से एक्सप्लेन करती है जी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ पर डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है जी। तो यहाँ पे लिखा है जी कि द प्रेशर ऑफ अ गैस, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर ऑफ गैस का एक पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है जी द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जब प्रेशर लगने की वजह या प्रेशर जनरेट होने की वजह है वो क्या है जी कि मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल से कोलाइड करना। इसका मतलब ये है कि अगर गैसियस मिक्सचर मौजूद हो तो हर गैस का हर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा इन डेवलपिंग टोटल प्रेशर। और किस तरह से करेगा जी, हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा वॉल ऑफ कंटेनर से, और उसकी वजह से हर गैस का हर मॉलिक्यूल अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जिसकी वजह से अगर आप टोटल प्रेशर निकालने जाएंगे जी तो टोटल प्रेशर असल में टोटल मोल्स के बराबर होगा जी। कि उस गैस का जो मिक्सचर है उसके अंदर गैस के कितने मोल्स मौजूद है, उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इसलिए
जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है जी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी कि जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ गए, इसकी वजह से टोटल प्रेशर भी क्या हो गया, इनहेंस हो गया। यानी हर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो टोटल प्रेशर के अंदर अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब हम पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन को मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, यहाँ एक बार फिर डेफिनेशन आपके सामने है। और ये लिखा हुआ है जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एट एसटीपी व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोन इन अ कंटेनर containing gaseous mixture under similar condition of temperature and volume, this is known as partial pressure। तो यहाँ जो सबसे अहम चीज है जी वो ये है जी कि गैस इज प्रेजेंट अलोन in the same container where we are going to prepare a gaseous mixture। तो जिस कंटेनर के अंदर आप गैस का मिक्सचर बनाने जा रहे हैं उस कंटेनर के अंदर अगर ये गैस अकेले मौजूद है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी उस प्रेशर को आप क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है, इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए, और उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, और उस 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर दो गैसेस मौजूद हैं, एक गैस ए मौजूद है, दूसरी गैस बी मौजूद है। मिसाल के तौर पर इसका जो टोटल प्रेशर ये दोनों गैसेस जो मिलकर एग्जर्ट कर रही हैं वो मिसाल के तौर पर 400 टॉर है। तो अगर अब आपने गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है और गैस बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इसी कंटेनर के अंदर आपको पहले गैस ए को रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद गैस बी को रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे गैस ए का जो प्रेशर आया वो आया 150 टॉर, तो ये 150 टॉर इस गैस ए का पार्शियल प्रेशर कराएगा, और जो गैस बी का पार्शियल प्रेशर आया वो आया 250 टॉर, तो ये गैस बी का पार्शियल प्रेशर कराएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास जवाब कितना आ रहा है, 400 टॉर आ रहा है। इसका मतलब ये है जी कि गैस ए का कंट्रीब्यूशन 150 टॉर है, यानी इस 400 के अंदर गैस ए का कंट्रीब्यूशन 150 टॉर है और गैस बी का कंट्रीब्यूशन 250 टॉर है, और इन दोनों को ऐड करने पर टोटल प्रेशर आपको मिल रहा है गैसियस मिक्सचर का। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है जी, और ये फॉर्मूला मैंने अभी पीछे आपको ड्राइव करना भी सिखाया। यहाँ आपको याद क्या रखना है जी कि पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने देखिए गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर नीचे रखा है तो उस मिक्सचर के मोल्स नीचे रखे हैं, और गैस ए का पार्शियल प्रेशर आपने ऊपर रखा है तो उस गैस ए के मोल्स भी आपने ऊपर रखे हैं जी। तो ये पार्शियल प्रेशर का की डेफिनेशन थी जो पीछे भी हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे अब अल्फाजों की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जी कि गैस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है जी, असल इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और इसको हम डिस्कस करेंगे जी। तो वो गैसेस जो पानी के ऊपर कलेक्ट होती हैं, यानी गैस को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन गैस को जो कलेक्ट करने का तरीका है विजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ वो ये है जी कि गैस को प्रिपेयर किया जाता है, और गैस को प्रिपेयर करने के बाद वो गैसेस जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं उनको पानी के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। यानी इस जार के अंदर पानी मौजूद होता है जी, जब गैस इसके अंदर कलेक्ट होना शुरू होती है तो गैस यहाँ पर कलेक्ट होती है और वाटर का लेवल क्या होता जाता है, नीचे होता चले जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जी कि वाटर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है, इसका मतलब है इस जार के अंदर अब क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ गैस मौजूद है। तो गैस को कलेक्ट करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और 9th क्लास में जब आपने गैसेस बनाई है तो उसके अंदर आपने इस तरीके से गैस को कलेक्ट किया है जी। अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं जी कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ कैसे अप्लाई होती है और क्यों अप्लाई होती है, तो आइए देखते हैं जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी द गैसेज विच आर वाटर इनसॉल्युबल, तो वो गैसेज जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं उनको इस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है जी। इफ इट इज प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी बाय अ सिंपल केमिकल रिएक्शन कैन इजीली बी कलेक्टेड ओवर वाटर, तो वो गैसेज जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं उनको बआसानी पानी के ऊपर कलेक्ट किया जा सकता है। यानी जार के अंदर आप पानी को फिल कर दें जी, और जैसे ही गैस आएगी तो पानी का लेवल नीचे होता चला जाएगा और गैस जार के अंदर पानी को हटा के गैस जगह ले लेगी। लेकिन ये जो गैस कलेक्ट होगी, क्योंकि ये वाटर को हटा कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो गैस होगी वो ड्राई नहीं होगी, बल्कि वो कैसी होगी कि ये पानी उसको मॉइस्चराइज करेगा। तो ये जो गैस होगी वो कैसी होगी जी, वो वेट गैस होगी। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करके
उस गैस का आप प्रेशर निकाल सकते हैं जी, क्योंकि आपको गैस की प्रेशर से मतलब है। और जो वेट गैस है, उस वेट गैस के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर भी शामिल है। तो अगर आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है जी, जो आपका मकसद है जी, तो उसका तरीका क्या है जी कि वेट गैस का जो प्रेशर आपको मालूम हुआ, उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर निकाल दें। तो और वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो आपकी मुख्तलिफ टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट होता है जी। तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाएगा जी। तो ये जो गैस जिनको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, वो गैस ड्राई गैसेस नहीं होती, बल्कि वो वेट गैसेस होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं जी कि वो गैस का मिक्सचर होता है। दो गैसेस उसके अंदर कौन कौन होती हैं? एक तो वो गैस खुद होती है जी, और दूसरा उसके अंदर वाटर वेपर, यानी वाटर का वेपर पे होना, इसका मतलब ये है कि वाटर भी गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं जी। तो वाटर वेपर का उसके अंदर शामिल होते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उस गैस का प्रेशर निकालना है जी, तो उसका तरीका ये है जी कि वेट गैस का जो प्रेशर आ रहा है, उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दें, तो आपको जो गैस है उसका प्रेशर पता लग जाएगा जी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जी कि ड्राई गैस का अगर आपने प्रेशर निकालना है जी, तो वेट गैस के प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दें, तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाएगा। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला मजीद समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ने जाएंगे जिनका ताल्लुक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से है, जो आगे के न्यूमेरिकल्स के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला आपके सामने है जी, और इसके बारे में भी आपने पीछे पढ़ा जी। और ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन है। तो जो वेट गैस है वो भी असल में गैसियस मिक्सचर है, और उस मिक्सचर के अंदर ड्राई गैस और वाटर वेपर शामिल होते हैं। तो अगर आपने वेट गैस का प्रेशर मालूम करना है, तो वेट गैस का मतलब है उसके अंदर ड्राई गैस और वाटर वेपर शामिल है, इन दोनों के प्रेशर को सम कीजिए, तो वेट गैस का प्रेशर आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इम्तिहान में ज्यादातर वेट गैस से आपको मतलब नहीं होता, बल्कि ड्राई गैस से मतलब होता है जी। तो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, ये वेट गैस को यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे वेट गैस का में से अगर वाटर वेपर का प्रेशर आप मालूम माइनस करते हैं, तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाता है जी। तो ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है जबकि आपके न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाए व्हेन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो अगर ये जुमला आपके न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हो, तो इसका मतलब है लाजमन ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। ये दूसरा फॉर्मूला आपके सामने है, और ये फॉर्मूला एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो अगर आपको टोटल प्रेशर किसी भी गैस के मिक्सचर का निकालना है, तो उस मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, उनके पार्शियल प्रेशर को अगर आप सम कर देंगे, तो आपको टोटल प्रेशर पता लग जाएगा गैसियस मिक्सचर का। ये तीसरा फॉर्मूला आपके सामने है जी, और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है गैसियस मिक्सचर के लिए जी। तो किसी भी गैसियस मिक्सचर हो आपके पास, अगर एक से ज्यादा गैस मौजूद हो, और उस पर अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको अप्लाई करनी पड़े, तो खास बात यह है जी, जो प्रेशर निकालेंगे वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। और उस टोटल प्रेशर को निकालने के लिए आपको उन तमाम गैसेस के मोल्स दरकार होंगे। तो उन तमाम गैसेस के मोल्स को सम कीजिए और टोटल मोल्स तक पहुंचे, और टोटल मोल्स तक पहुंचने के बाद फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जी। और ये चौथा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्टेट से ड्राइव होता है, जो मैंने आपको पीछे ड्राइव करना सिखाया। और ये जो है ये प्रेशर और मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। और प्रेशर और मोल्स के दरमियान यहाँ जो आपको रिलेशन नजर आ रही है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर आपने ऊपर रखा है, उसके मोल्स भी ऊपर रखे हैं, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर आपने नीचे रखा है, उसके मोल्स भी आपने नीचे रखे हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स को करने जाएंगे, और ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, और यहाँ लिखा हुआ है जी कि ये डेल्टन्स लॉ और इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल है। तो इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने जाएंगे। लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड 760 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर दिया हुआ है, इज 128 ml। तो ये जो वॉल्यूम का तस्करा किया था, टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू देने के बाद उसने वॉल्यूम की वैल्यू दी है। यूनिट से आपने बचाना कि ये वॉल्यूम की वैल्यू है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास, मास आपने निकालना है। तो देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का तस्करा हो गया, मास निकालने के लिए कह दिया, चार ओ स्टेट पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे आ गए। इसका मतलब है ये सवाल वाकई इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है और उससे होगा।
आगे लिखा हुआ है जी द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर गैस का होता है वही टेम्परेचर वाटर वेपर का भी दिया जाता है इस 22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो देखें ये जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जी कलेक्टेड ओवर वाटर। तो कलेक्टेड ओवर वाटर का मतलब ये है जी कि इस पे आपको डेल्टन लॉ भी लगानी पड़ेगी और डेल्टन लॉ को लगाने के बाद आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएंगे। अगर आपने डेल्टन लॉ नहीं लगाई तो फिर ये न्यूमेरिकल का जवाब गलत होगा। तो आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम डाटा बनाने जाएंगे जी। तो सवाल को पढ़ते हैं और इसका डाटा बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी लिखा और V को मैंने तलाश किया जी क्योंकि मुझे ये टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, V दिया हुआ है 128 ml। तो मैंने लिखा 128 ml ये वॉल्यूम है। उसके बाद मैंने इसको आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है कलेक्टेड ओवर वाटर। फौरन मेरे दिमाग में आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगानी पड़ेगी एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि टेम्परेचर को आपको लाजमन केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो मैंने इसको फौरन से केल्विन में कन्वर्ट किया और जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 297 केल्विन। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेशर दिया हुआ है 762 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मैंने प्रेशर लिखा और उसकी वैल्यू लिख दी 762 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे इस बात को देख लें जी कि लिखा हुआ है गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो जब इस गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा तो ये जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, वो वेट गैस का होगा। तो आपने एहतियातन यहाँ पर पी वेट गैस लिखना चाहिए क्योंकि अगर वक्त कम रह गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप डेल्टन्स लॉ को अप्लाई किए बगैर अगर आपने इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा ली तो आपको ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एहतियातन लिख दिया जी कि ये प्रेशर असल में वेट गैस का है और जब तक आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता नहीं लग जाएगा जब तक आप इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं लगा सकते। आगे पढ़े तो लिखा हुआ है मास निकालना है आपको। तो आपने लिखा मास इज इक्वल टू फाइंड ऑक्सीजन का मास निकालना है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूमेरिकल को आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर प्रेशर दिया हुआ है वाटर वेपर का, इसकी भी यकीनन आपको जरूरत पड़नी है। तो हमने लिखा जी जो प्रेशर है वाटर वेपर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितना है 22 मिलीमीटर है किसका जी, मरकरी का जी। तो आपने यहाँ पे इसको मेंशन किया। अब आपने देखा जी इक्वेशन ऑफ स्टेट इस पे लगनी है क्योंकि ये V भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर आपने निकालना है। प्रेशर आप यानी प्रेशर आपको दिया हुआ है तो प्रेशर आप निकाल सकते हैं, बट आप तो प्रेशर भी आपके पास है और मास आपने निकालना है। इसका मतलब है चारों गैसियस स्टेट पैरामीटर्स इस डाटा के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट लगेगी जी। और जब भी इक्वेशन ऑफ स्टेट आप लगाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको आर की वैल्यू चाहिए होती है और आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन इनटू मोल। अब आप ये देखें जी कि आपकी वैल्यूज इसके हिसाब से है। तो टेम्परेचर तो केल्विन में आपकी आदत है, आप कन्वर्ट कर चुके हैं जी। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 128 को आपने 1000 से डिवाइड करवाया, जवाब आ रहा है 0.128 लीटर, यानी वॉल्यूम को आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर को आपने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है लेकिन यहाँ पर दो जगह प्रेशर दिए हुए हैं तो मैं प्रेशर को अभी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट नहीं कर रहा बल्कि आगे जाके प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना लाजमी है। अब मैं इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे पहला काम क्या करना है जी, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है जी। तो उसी के बारे में मैंने लिखा जी। तो मैंने लिखा फाइंडिंग प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। यहाँ पे मैंने लिखा जी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को मैंने P माना ताकि मेरे लिए आसानी हो। आप पूरा ड्राई गैस भी लिख सकते हैं तो मैंने इसको P मान लिया। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्रेशर ऑफ वेट गैस। और उस वेट गैस में से अगर आप वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा जिसको मैंने P माना है। तो वेट गैस का प्रेशर कितना है जी 760 टॉर है, मैंने यहाँ पे लिखा 762। वाटर वेपर का प्रेशर कितना है 22 टॉर है, इसमें से आपने 22 को माइनस किया तो जो आपके पास प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 740 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आपने इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, फौरन से आपने इसको 760 से डिवाइड करवा दिया
तो आपके पास जो प्रेशर आ रहा है ड्राई गैस का एटमॉस्फेयर के अंदर वो आ रहा है 0.974 एटमॉस्फेयर। तो आपने प्रेशर निकाला किसका, ड्राई गैस का, और उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो आपका ये पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। अब आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाने की इजाजत है और आपने मास फाइंड करना है। तो मास तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर्मूला है। तो हमारे पास प्रेशर भी हमारे पास मौजूद है, ये वॉल्यूम भी मौजूद है और टेम्परेचर भी मौजूद है और हमारे पास आर की वैल्यू मौजूद है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाते हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट को लगाने के बाद हम मोल्स फाइंड करते हैं। तो दूसरे स्टेप में मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूं, मैंने लिखा फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में फाइंड कर रहा हूँ और नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं जी। और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाऊंगा। तो मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट को अप्लाई करके मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है जी, पी इज इक्वल्स टू एन आर टी है। वैल्यूज को पुट कीजिए, एहतियात से वैल्यू को पुट कर दीजिएगा जी। जो आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकाला है वो यहाँ पे पुट होगी जी। तो आपने लिखा 0.974। जो वॉल्यूम है वो कितना है जी, 0.128। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, आर की वैल्यू 0.0821। जो टेम्परेचर है वो है 297। नंबर ऑफ मोल्स को जब आप अकेला करेंगे तो 0.0821 और 297 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपने लिखा 0.974 मल्टीप्लाई बाय 0.128 और डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 297। यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। तो यहाँ पे आपने दूसरे स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब मुझे क्योंकि मास फाइंड करने जाना है तो अब मैं मास को फाइंड करूंगा। और तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, लिखा फाइंडिंग मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। और मास ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, हम ये जानते हैं कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। और मोल्स मेरे पास कितने हैं, 5.1 एक्सपोनेंट माइनस 3। मास मुझे फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है। ये 32 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, 5.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 32। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने पर और राउंड ऑफ करने पे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.164 ग्राम। तो ये इस सवाल का जवाब है। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और जनरल गैस इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल है। तो आइए इसको देखते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उसके बाद फिर ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। कलेक्टेड ओवर वाटर कह दिया, इसका मतलब ये है जी ये जो प्रेशर है ये ड्राई गैस का नहीं बल्कि वेट गैस का है। और यहाँ इस ड्राई गैस के प्रेशर को निकालने के लिए आपको डाल्टन लॉ लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है जो आपको दो चीजें देने के बाद दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ एक्वस एट, एक्वस का मतलब वो वाटर कहना चाह रहा है और ये वाटर वेपर का प्रेशर आपको दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, जैसे ही उसने दूसरा वॉल्यूम मालूम करने के लिए कहा आपको फौरन समझ जाना चाहिए जी कि इसका मतलब ये कि जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है और जिस कंडीशन पे उसने वॉल्यूम निकालने को कहा है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं जी। लिखा है जी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने वॉल्यूम लिखा और वॉल्यूम की वैल्यू को तलाश किया। 200 सेंटीमीटर क्यूब आपको दी हुई है, आपने यहाँ पे लिखा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये गैस का वॉल्यूम है विच इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फौरन से आपने इसके अंदर 273 ऐड किया तो ये बन गया 293 केल्विन। यानी आपने जो टेम्परेचर है उसको तो आपने लाजमी केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेशर लिखा हुआ है और जो प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1200 मिलीमीटर। यहाँ फिर आप एहतियात करें, लिखा हुआ है इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो कलेक्टेड ओवर वाटर का मतलब ये है जी कि ये जो प्रेशर होगा ये किसका होगा, वेट गैस का होगा। तो आपको एहतियातन इस प्रेशर के साथ वेट गैस लिखना चाहिए जी। उसके बाद लिखा हुआ है इफ एक्वस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्वस का मतलब मैंने आपको पीछे बताया था जी, एक्वस का मतलब वाटर वेपर है जी।
और वाटर वेपर का जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे 17.4 मिलीमीटर, तो उसको आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो जैसे ही आपके पास दूसरा वॉल्यूम आया तो आप शुरू वाली चीजों को 1 का नंबर दे दें, तो यहाँ पे इसको V1 का नाम दे दिया, इसको T1 का नाम दे दिया, लेकिन ये P1 नहीं है। जो ड्राई गैस का आप प्रेशर निकालेंगे उसको हम P1 का नाम दे देंगे, ये V2 हो गया। और जो दूसरा वॉल्यूम निकालना है वो एसटीपी पे निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिखा एट एसटीपी, और एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो देखिए 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर के अंदर तमाम चीजें चल रही हैं तो हमने भी मिलीमीटर लिखना चाहिए, और एसटीपी पर जो प्रेशर मिलीमीटर में होता है वो 760 मिलीमीटर होता है। तो ये मेरा डाटा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब मैं सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ, और सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेल्टन्स लॉ को अप्लाई करूंगा और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालूंगा। मैंने लिखा फाइंडिंग प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए, और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को मैंने यहां पर क्या माना, P1 माना है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टन्स लॉ को अप्लाई करूंगा। इसलिए मैंने लिखा जी यूजिंग डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। और डेल्टन्स लॉ ये कहती है जी कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्रेशर ऑफ वेट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जी। तो P1 जिसको मैंने प्रेशर माना है किसका, ड्राई गैस का, वो किसके बराबर हो गया, वेट गैस का प्रेशर मेरे पास है 1200, और वाटर वेपर का प्रेशर है 17.4। तो 1200 में से जब 17.4 निकालेंगे तो इस पे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1182.6। मैंने लिखा 1182.6 मिलीमीटर लिखा। तो ये प्रेशर किसका हो गया, ड्राई गैस का हो गया। इसका मतलब है अब मेरे पास P1 की वैल्यू भी आ गई, V1 और T1 की वैल्यू पहले से मौजूद है, V2 P2 T2 मेरे पास वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब है मैं जनरल गैस इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकता हूं, और जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके मैं बहुत आराम से क्या निकाल सकता हूं, क्या निकालना है मुझे, V2 निकालना है, मैं V2 निकाल सकता हूं जी। तो दूसरे स्टेप पे आया, मैंने लिखा फाइंडिंग V2, और V2 निकालने के लिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं जनरल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, जो अप्लाई करते हैं उसको आप लिख दिया करें तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिखा आपने जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लिखें जी। जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है जी, P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है जी, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है। अब आप वैल्यूज को पुट कीजिए और एहतियात से वैल्यूज को पुट कीजिएगा। P1 की वैल्यू कितनी है जी, 1182.6 है। स्टूडेंट उमूमन गलती करता यह है जी कि वो ये स्टेप करता नहीं है और डायरेक्ट 1200 लिख देता है, जिसकी वजह से उसका सवाल गलत हो जाता है जी। तो आपने ये एहतियात लाजमी करनी है जी कि जब उसने कह दिया है कलेक्टेड ओवर वाटर, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, और जो प्रेशर आपने निकाला है उसी को जनरल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में रखना है। V1 की वैल्यू दी हुई है 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम को हमने किसी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, इसका मतलब है हमारे पास जवाब भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। T1 की वैल्यू दी हुई है 293 केल्विन, और P2 हमारे पास है 760 मिलीमीटर। V2 आपने निकालना है, और जो T2 है वो है 273। अब आप ये देखिए 760 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 273 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैंने इसको इसी तरह लिखा, तो 1182.6 मल्टीप्लाई बाय 200, 273 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 293 मैंने वैसे ही लिखा। 760 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये V2 के बराबर है। इस वैल्यूज को मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर जो मेरे पास जवाब आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद वो आ रहा है 290 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास V2 की वैल्यू है। तो ये सिंपल सा सवाल था जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आप इससे पहले भी कर चुके हैं जी। जो आपने नई चीज सीखी वो ग्राम यानी जो डेल्टन्स लॉ था उसको लगाने का तरीका सीखा, और डेल्टन लॉ को उस वक्त लगाते हैं जी कि जब गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाए, तो उसकी मदद से आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकाला, और उसके बाद फिर आपने जनरल गैस को लगा के जनरल गैस इक्वेशन को लगा के फाइनल वॉल्यूम निकाला। ये तीसरा सवाल आपके सामने है, और जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि डेल्टन लॉ और इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है, तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा जी।
लिखा हुआ है अ 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कंटेन्स दीज टू गैसेस, तो दो जो गैसेस दी हुई हैं उनके मासेस आपको गिवन है। इसका मतलब ये है कि आप इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे, और फिर उन मोल्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था PTV इज इक्वल्स टू NTRT, यानी ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। आगे सवाल को देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर आपने निकालना है ऑफ दीज गैसेस एट टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जी -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप इसको देखें जी तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और यहां से मोल्स निकल के आ जाएंगे, तो चारों स्टेट पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब ये कि इक्वेशन ऑफ स्टेट के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं, और इसमें आप देखें तो वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आपने लिखा वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। जो पहली गैस है वो हीलियम है, और हीलियम का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ग्राम। जो दूसरी गैस है वो मीथेन है, और मीथेन का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 ग्राम। दोनों गैसेस के आपने मास लिखे। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आपने निकालना है, तो आपने लिखा PT आपने फाइंड करना है। उसके बाद लिखा हुआ है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने लिखा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। फौरन से आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 इसमें ऐड किया, जवाब आ रहा है 270 केल्विन। और क्योंकि मैं ये फैसला कर चुका हूँ जी कि इसमें चारों गैसीय स्टेट पैरामीटर मौजूद है और इक्वेशन ऑफ स्टेट लगेगी, इसलिए मुझे R की वैल्यू चाहिए होगी, और R की वैल्यू होती है 0.0821। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगा एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इंटू मोल। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर चाहे आप लीटर लिखें या डेसीमीटर क्यूब लिखें, ये फॉर्मूले की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही यूनिट है। और ये भी याद रखिएगा कि इसी तरह मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी एक ही यूनिट है, इन दोनों की वैल्यू सेम है जी। अब आप इस हिसाब से देखें जी, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि आपने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको 1000 से डिवाइड करवाया, तो आपके पास वॉल्यूम हो गया, आ गया 0.5 लीटर लिखें, या बहुत अच्छा है कि आप इसको डेसीमीटर क्यूब लिखें, तो वॉल्यूम आ गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। और प्रेशर का जवाब आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर ही आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना चाहिए जी कि गैस के जिनके मासेस दिए हुए हैं उनके मोल्स निकालें जी। तो यही काम हम करने जा रहे हैं, और स्टेप 1 के अंदर मैंने क्या लिखा, फाइंडिंग मोल्स ऑफ गैसेस। तो मैंने लिखा फाइंडिंग मोल्स ऑफ गैसेस, और मोल्स निकालने का मेरे पास फार्मूला है, वो क्या है जी, मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है जी। तो मैंने लिखा दोनों गैसेस हैं, तो पहली जो गैस है वो हीलियम है, तो हीलियम के लिए निकालूंगा। इसी तरह जो दूसरी गैस है वो मीथेन है, मीथेन के लिए मैं मोल्स निकालूंगा। तो मोल्स हीलियम के किसके बराबर हो गए, मास कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास है 4। और इसी तरह मैं मोल्स निकालूंगा किसके लिए, मीथेन के लिए, मास कितना है 8, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। तो हीलियम के भी जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.5 आ रहे हैं, और मीथेन के भी जो मोल्स आ रहे हैं वो 0.5 मोल्स आ रहे हैं। तो दोनों गैसेस के 0.5 मोल्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, टोटल मोल्स निकालूंगा। तो मेरा ये स्टेप 2 है, मैंने लिखा जी फाइंडिंग टोटल मोल्स। और टोटल मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम अप करना पड़ेगा। तो टोटल मोल्स किसके बराबर जाएंगे, मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ मीथेन। तो हीलियम के मोल्स भी कितने हैं 0.5 हैं, और मीथेन के मोल्स भी कितने हैं 0.5 हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास जो टोटल मोल्स आ रहे हैं, जिसको आपने NT से प्रेजेंट किया है, वो 1.0 है। अब जबकि आप ये निकाल चुके, तो आप बहुत आराम से क्या निकाल सकते हैं, बहुत आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब आपने तीसरा पार्ट को सॉल्व करने गए, और हमने लिखा फाइंडिंग टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आप निकालने जा रहे हैं, और ये इसको हमने PT से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट लगवा रहे हैं। आपने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है जी, गैसियस मिक्सचर के लिए आपने लिखा PTV किसके बराबर है, NTRV। तो PT आपने निकालना है, वॉल्यूम कितना है आपके पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब, NT कितना है आपके पास 1.0, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, टेम्परेचर है आपके पास 270। ये 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा,
तो पीटी किसके बराबर हो गया 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 270 और डिवाइडेड बाय 0.5। आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने पर जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 44.33 एटमॉस्फेयर। तो ये आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जी। और इसके अंदर आपने जो फॉर्मूला लगाया उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द गैसियस मिक्सचर वो वाला फॉर्मूला लगाया और उसको फॉर्मूला को लगाने से पहले आपने टोटल मोल्स को फाइंड किया और टोटल मोल्स को फाइंड करने के लिए आपने सिंपल जो चैप्टर 1 के अंदर फॉर्मूला सीखा था उसको लगाया। ये चौथा न्यूमेरिकल आपके सामने है जी। और जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है जी कि डेल्टन्स लॉ और बॉयल्स लॉ का कंबाइंड न्यूमेरिकल है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, डाटा बनाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो सवाल में लिखा हुआ है जी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ क्लोरीन एट 160 टॉर, ये एक कंटेनर की बात हो रही है। उसके बाद लिखा हुआ है इज कनेक्टेड विद अ स्टॉप कॉर्क। तो दो कंटेनर हैं और दो कंटेनर आपस में क्या है जी, कनेक्टेड हैं स्टॉप कॉर्क के जरिए। जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर लिखा हुआ है जी 400 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन मौजूद है 200 टॉर पर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आप मालूम करें। और लिखा हुआ है स्टॉप कॉक इज ओपन, यानी अगर इस कॉक को ओपन कर दिया जाए यानी इसको खोल दिया जाए तो ये दोनों कंटेनर क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे और टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, आपको 100 को और 400 को प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा जी। तो इस कंडीशन के अंदर आपने डेल्टन लॉ को अप्लाई करना है और जो टोटल प्रेशर है गैसेस मिक्सचर का वो निकालना है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे जी। तो लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंडर इज फिल्ड विथ क्लोरीन गैस। तो जो वॉल्यूम है क्लोरीन गैस का वो कितना है जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे लिखा हुआ है जी एट 160 टॉर प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 160 टॉर है। तो ये आपकी पहली कॉम्बिनेशन है, यानी जो पहला कंटेनर है उसका जिक्र है। उसके बाद लिखिए जी इस कनेक्टेड विद स्टॉप कॉर्क, तो स्टॉप कॉर्क के जरिए ये कनेक्टेड है, तो आपने इसको भी मेंशन कर दिया क्योंकि इससे भी आपको जरा थोड़ी सी आसानी होगी। विद इन अनदर सिलेंडर ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ड विद नाइट्रोजन, तो दूसरे सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जिसका वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आपने लिखा। और उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 200 टॉर है, तो आपने लिखा प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है, 200 टॉर है। तो ये दूसरे कंटेनर के बारे में तस्करा हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं जी व्हाट इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आपने मालूम करना है। और टोटल प्रेशर को मालूम करने के लिए यकीनन आपको टोटल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन स्टॉप कॉर्क इज ओपन, यानी इस स्टॉप कॉर्क को जब ओपन किया जाएगा तो दोनों कंटेनर मिल जाएंगे। तो एक कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों के मिलने से जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसको मैं डाटा के अंदर शो कर रहा हूं जी। तो VT किसके बराबर हो जाएगा, V ऑफ क्लोरीन प्लस V ऑफ नाइट्रोजन। तो वॉल्यूम क्लोरीन का और वॉल्यूम नाइट्रोजन का आप ऐड कर लें तो इसके नतीजे में आपको टोटल वॉल्यूम पता लग जाएगा किसका, इस कंटेनर का, जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है स्टॉप कॉर्क के ओपन होने के बाद। अब इस सवाल में मसला ये है जी कि स्टूडेंट ये करता है कि डायरेक्ट इनको प्लस कर लेता है, 160 और 200 को प्लस कर लेता है और जवाब ले आता है 360। देखिए 360 जवाब इसका गलत होगा क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो पार्शियल प्रेशर आपने निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है कि सबसे पहला काम ये करना है कि इस टोटल वॉल्यूम के अंदर यानी यानी स्टॉप कॉर्क को ओपन करें और किसी एक गैस को आप रहने दें। तो उस कंडीशन के अंदर जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो असल में पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो आपने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है क्लोरीन का 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और उसके बाद फिर पार्शियल प्रेशर निकालना है नाइट्रोजन का 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर।
और उसके बाद फिर आपने टोटल प्रेशर निकालना है जी। तो देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा जी। तो मैंने पहली जो हेडिंग डाली है वो मैं ये डालूंगा जी कि मैं पार्शियल प्रेशर निकालने जाऊंगा, और पार्शियल प्रेशर पहले मैं निकालूंगा क्लोरीन का। तो मैंने लिखा यहाँ पे फाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मैं पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहा हूं, ठीक है जी। और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है P-Cl2 से, और किस में निकाल रहा हूं, इन टोटल वॉल्यूम में निकाल रहा हूं। और टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है जी, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे जो गैस लॉ अप्लाई करनी है वो बॉयज लॉ है। मैंने लिखा जी इनिशियल, और मैंने लिखा जी फाइनल। इनिशियल का मतलब है स्टॉप कॉर्क ओपन होने से पहले, वो ये फॉर्मूला बना हुआ है इन दोनों की, और स्टॉप कॉर्क ओपन होने के बाद यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने P1V1 इज इक्वल टू P2V2 भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने P1V1 की बजाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर क्लोरीन गैस का और Cl2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर क्लोरीन गैस का इन टोटल वॉल्यूम। तो ये सिंपल फॉर्मूला मैंने बना लिया। आप चाहें तो उसको P1V1 P2V2 भी लिख सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का कितना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। प्रेशर कितना है, 160 है, और वॉल्यूम उस वक्त जबकि 100 था। अब पार्शियल प्रेशर क्लोरीन गैस का क्या है जी, और जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो गया है, वो 500 सेंटीमीटर हो गया है। ये 500 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 160 को 100 से मल्टीप्लाई करवा के 500 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा किसका, क्लोरीन का। तो पार्शियल प्रेशर जो क्लोरीन का आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, इसका जवाब आ रहा है 32 टॉर। ये क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर पता लग गया। बिल्कुल इसी तरह आपने पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, दूसरी गैस का निकालना है। तो आपने लिखा जी फाइंडिंग पार्शियल प्रेशर, दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हैं। जो दूसरी गैस आपके पास है वो क्या है जी, नाइट्रोजन है। तो पार्शियल प्रेशर आप नाइट्रोजन का निकालने जा रहे हैं, जिसको मैंने लिखा P-N2, और किसके अंदर निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम के अंदर आप निकाल रहे हैं। अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाएं, आपने लिखा जी इनिशियल इज टू फाइनल, और इनिशियल कंडीशन आपने पहले से मार्क की हुई है, तो आप उन्हीं को कॉपी कीजिएगा। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, जिस वक्त वॉल्यूम नाइट्रोजन का ये है जी, और फाइनल प्रेशर को, यानी फाइनल जो कंडीशन है उसमें पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालने जा रहे हैं टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो वैल्यूज को पुट कीजिए। तो वैल्यू है, जब 200 टॉर प्रेशर था उस वक्त वॉल्यूम कितना था, 400 सेंटीमीटर क्यूब था। अब आप नया प्रेशर निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ के 500 हो गया जी। ये 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो आपने लिखा 200 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 500, ये किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। और जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आ रहा है वो आ रहा है 160 टॉर। तो आपने देखिए पार्शियल प्रेशर निकाला, और यहाँ आपको एक बात आप फोकस करें, और वो फोकस क्या है जी, कि जो लॉ है वो ये कहती है जी कि जो वॉल्यूम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनका कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ के क्योंकि 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, इसलिए प्रेशर 100 से कम होकर कितना हो गया, 32 टॉर हो गया। और ये भी 200 से कम होकर कितना हो गया, 160 टॉर हो गया। ये आपने पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, यानी प्रेशर गैस का निकाला उस वक्त जबकि 500 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर के अंदर क्लोरीन अकेले मौजूद हो, 32 टॉर एक्सर्ट करेगी। और इसी यानी 500 सेंटीमीटर कंटेनर क्यूब कंटेनर के अंदर अगर नाइट्रोजन अलहदा से मौजूद हो, अकेले मौजूद हो, ये 160 टॉर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आपने लिखा जी फाइंडिंग टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीटी किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो क्लोरीन का कितना आया है, 32 आया है, नाइट्रोजन का कितना आया है, 160 आया है। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, आपके पास जवाब आ रहा है 192 टॉर प्रेशर। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसको आपने सॉल्व किया। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं जी कि वो बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं करता, और बॉयल्स लॉ को अप्लाई किए बगैर वो डायरेक्ट क्या करता है, 160 को और 200 को ऐड कर देता है जी। तो 160 और 200 को ऐड करेंगे तो जवाब आ रहा है 360। तो ये गलत है। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह ये है कि आप जब वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो आपको डिक्रीज्ड प्रेशर निकालना है जी,
और उसके बाद फिर आपने टोटल प्रेशर निकालना है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपने सीखा। ये पांचवा न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का आपके सामने है जी, और यहाँ पे ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और बॉयज लॉ का न्यूमेरिकल है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं जी कि इसमें और पीछे वाले में क्या फर्क है। लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर। तो ये पहला कंटेनर के बारे में बात की जा रही है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। दूसरे कंटेनर के बारे में बात की जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दीज गैस आर ट्रांसफर टू 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। तो स्टॉप कॉक का जिक्र नहीं किया बल्कि टोटल वॉल्यूम आपको दे दिया, यानी इन दोनों गैसेस को एक नए कंटेनर के अंदर मिक्स किया। तो देखिए गैस का वॉल्यूम वही होता है जी जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर VT आपको डायरेक्ट दे दिया है और टोटल प्रेशर आपको निकालने के लिए कह रहे हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं, और वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का वो दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। जो प्रेशर दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का वो आपको दिया हुआ है 400 टॉर। तो ये पहली गैस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये इनिशियल कंडीशन बन जाएंगी। जो दूसरी गैस है उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, ऑक्सीजन वो गैस है। तो आपने लिखा जो ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, और उसका जो प्रेशर है वो कितना है जी, वो है 600 टॉर। तो आपने उसको लिखा, ये अब आपके पास दूसरी गैस की इनिशियल कंडीशन बन गई। आगे लिखा हुआ इफ दीज गैस आर ट्रांसफर टू 2 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। तो इसका मतलब है ये आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया जो कितना है 2.0 डेसीमीटर क्यूब है। देखिए अब आप इसको लाजमन डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें क्योंकि 2 वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ गए, तो ये तीसरा वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया और टोटल प्रेशर आपने निकालना है जी। ये सिंपल सा सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में भी उसी तरीके से होगा जिस तरह से आपने पीछे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है जी, कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है टोटल वॉल्यूम के अंदर, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम के अंदर। इन दोनों के अंदर बॉयज लॉ लगेगी और उसके बाद फिर डेल्टन लॉ लगा के आपने टोटल प्रेशर मालूम करना है जी। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा जी फाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन टोटल वॉल्यूम, और मैंने कंडीशन अप्लाई की। मैंने लिखा जी इनिशियल और फाइनल के दरमियान मैंने कंपैरिजन किया। इनिशियल कंडीशन मुझे यहाँ से पता लग जाएंगी, एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं जी, आप चाहे तो P1 V1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा जी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके बराबर है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन टोटल वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है जी, प्रेशर है 400 टॉर उस वक्त जबकि वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। पार्शियल प्रेशर आपने हाइड्रोजन का निकालना है जबकि वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करें जी तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और डिवाइडेड बाय 2। और आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो मेरे पास जवाब आ रहा है वो आ रहा है 100 टॉर। तो ये आपको पार्शियल प्रेशर पता लग गया हाइड्रोजन का। अब आप बिल्कुल इसी तरह क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं किसका, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं आप ऑक्सीजन का। अब आपने लिखा फाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टोटल वॉल्यूम। अगेन यही कंडीशन लगानी है, आपने लिखा जी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपके पास पहले से बनी हुई है, एज इट इज आप इसको कॉपी कर दें। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टोटल वॉल्यूम। तो जो इनिशियल कंडीशन है उसमें प्रेशर कितना था, 600 टॉर था, जिस वक्त वॉल्यूम कितना था आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब था। अब आपने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है जबकि वॉल्यूम बढ़ के 2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करें तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 300 टॉर। तो आपने पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर आपके पास मौजूद है। अब आप बहुत आराम से डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या लिखा जी, आपने लिखा फाइंडिंग टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर आप निकालने जा रहे हैं और टोटल प्रेशर आप जानते हैं जी किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिए तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना आया 100 आया है, ऑक्सीजन का कितना आया है 300 आया है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास जवाब आ रहा है 400 टॉर। तो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को सीखा, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा और उसको मैथमेटिकली ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद कुछ फॉर्मूले पढ़े और उसके बाद उन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जी। इम्तिहान में इस टॉपिक के सवालात किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल है और ये लिखा हुआ है अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन at 60 degree centigrade at a total pressure of 2.5 atmosphere contains 75 mole % of hydrogen. What are the partial pressure of both gases in a mixture? तो देखिए यहाँ पे मोल परसेंटेज दी हुई है और परसेंटेज का मतलब ये है जी जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को आप क्या मानेंगे, उस मिक्सचर को आप 100% मानेंगे। उस मिक्सचर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितनी मौजूद है, वो 75% मौजूद है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से इस को सॉल्व कर सकते हैं और उसका तरीका ये है जी कि टोटल मोल्स को अगर आप 1 मान लें तो हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे वो कितने माने जाएंगे 0.75 माने जाएंगे। देखें इसका डाटा यहाँ पे आपको बना के दिया गया है जी। तो टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो मैंने निकाले हैं वो सिंपल परसेंटेज को सॉल्व कर लिया है जी। 75 को 100 से डिवाइड किया 0.5 मोल्स बन गए और उस तनासब से जो मैंने टोटल मोल्स को 100% माना है और 100 को 100 से डिवाइड करके मैंने 1 मोल कंसिडर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ जी कि ऑक्सीजन कितने परसेंट, जब एक गैस का मिक्सचर है उस गैस के अंदर 2 गैसेस मौजूद है, उसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन उस मिक्सचर के अंदर 75% मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ऑक्सीजन 25% मौजूद होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ऑक्सीजन के इसी तनासब से क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए जो कि 0.25 मोल्स आ रहे हैं। अब मुझे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन दोनों की मोल्स निकाल सकता हूँ। आप चाहे तो दोनों के मोल्स इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, PH2 डिवाइडेड बाय PT, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इससे आप हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लें और ऑक्सीजन के मोल्स को निकालने का दूसरा फॉर्मूला ये है जी कि आप ऑक्सीजन के मोल्स इस फॉर्मूले से निकाल लें। तो ये दोनों फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन के मोल्स भी इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। जहां जहां हाइड्रोजन रखा है वहां आपको ऑक्सीजन रखना पड़ेगा। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ लिखा हुआ है 1100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेशर 500 टॉर। तो ये पहली गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद लिखा हुआ है 1500 ml ऑफ नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 400 टॉर, ये दूसरी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड 800 ml ऑफ ऑक्सीजन एट 600 टॉर, ये तीसरी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कह रहे हैं जी इस प्लेस इन कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1000 ml, तो VT आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1000 ml। आपने हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है जी, टोटल प्रेशर निकालने को नहीं कह रहे हैं बल्कि तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालने को कह रहे हैं जी। तो ये आपका डाटा बना जी कि आपने पहली गैस के बारे में लिखा, उसके बाद दूसरी गैस के बारे में आपने कंडीशंस को लिखा, उसके बाद फिर तीसरी गैस के बारे में कंडीशंस को लिखा, टोटल वॉल्यूम लिखा और इस सवाल के अंदर उसने PT तो निकालने को नहीं कहा बल्कि उसने कहा जी कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए और पार्शियल प्रेशर किसका निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए और पार्शियल प्रेशर किसका निकालिए, ऑक्सीजन का निकालिए। तो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर आप निकालिए और उसका तरीका क्या है जी कि आप बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल कीजिए और बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करके जो पार्शियल प्रेशर हैं उनको टोटल वॉल्यूम के अंदर निकालिए जो कि आपको 1000 ml दिया गया है। तो ये सिंपल सा सवाल है जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा सवाल आपके सामने है जी और यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 0.2 moles of oxygen and 0.3 moles of carbon dioxide. If partial pressure of oxygen is 60 torr, calculate the partial pressure of carbon dioxide. तो इस ये न्यूमेरिकल अब आपने सॉल्व करना है। इसका डाटा अब आपके सामने है जी। तो हिंट क्या दी गई है, हिंट ये दी गई है कि सबसे पहले तो आप टोटल मोल्स निकालिए जी।
और टोटल मोल्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टोटल मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.3 और टोटल मोल्स बराबर हो जाएंगे 0.5 मोल्स के। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए पीटी, और उसकी मदद से देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रेशर ऑक्सीजन का दिया हुआ है और आपको 0.2 मोल्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, और आपके पास एन टी भी आपको मालूम है जी। तो देखिए तीन चीजें मालूम हो गई, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आपने लिखा जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स आपके पास आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑक्सीजन के पहले से गिवन है, टोटल आपने निकालना है, और प्रेशर ऑक्सीजन का आपको गिवन है, तो इसकी वजह से आप क्या निकाल लेंगे, पीटी निकाल लेंगे। और जब आपको टोटल प्रेशर पता लग गया किसका, ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर का, तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था जी, लेकिन आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये चौथा सवाल है आपके सामने और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विद इट्स एप्लीकेशन। तो आपने डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट को लिखा, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को दिया, उसके बाद फिर आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर आपने इसकी एप्लीकेशन बताई थी कि कलेक्ट जहाँ पे गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है तो वहां पर डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होती है, और उसकी वजह से जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को यहाँ आपने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर आपने डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा, मैथमेटिकली इसको ड्राइव किया, कुछ फॉर्मूले पढ़े जी, और उसके बाद उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके आपने न्यूमेरिकल्स को करना सीखा। तो यहाँ पर गैशियस स्टेट ऑफ मैटर खत्म होता है जी, यानी जो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपकी किताब में जो कुछ था वो हमने पढ़ लिया जी। और जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में से एक स्टेट को हमने मुकम्मल पढ़ा जो कि गैशियस स्टेट ऑफ मैटर थी। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक हमने गैशियस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टीज और लिक्विड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो रीजंस इसके पीछे होते हैं उन तमाम रीजंस को हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे लेक्चर नंबर 7 के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।